अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ एचेबी को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एक डेप्थ नावल है जिसे लिखा है नाइजीरियन ऑथर चिनुआ एचेबी ने। ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1958 को। ये एक पोस्ट कॉलोनियल नावल है जो कि एक बहुत फेमस नावल है। ये बुक अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा रीड की गई है और बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में भी ये रीड की गई है। तो चलिए दोस्तों, समरी को स्टार्ट करते हैं कि इसमें होता क्या है। एक्चुअली इसमें स्टोरी जो है वो प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम ओकांको है उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो चलो दोस्तों, समरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है ओकोंको के साथ, जो कि इसी इलाके का एक बंदा है। अब ये एक ऐसा बंदा है कि जिसने लो रैंक से हाई पोजीशन हासिल की है। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब लोगों के बीच में ये एक अजीम शख्सियत बन गया है। इसकी 3 बीवियां हैं और इसका जो बान है यानी गोदाम है उसमें बहुत सारी फसलें भी मौजूद हैं। यानी एक लिहाज से ये इस इलाके का एक पावरफुल बंदा है। अब ये अपने ख़ानदान में हुकूमत करता है। क्यों? क्योंकि ये एक रेसलर है, तो इस वजह से लोग इसकी इज़्ज़त भी करते हैं और डरते भी हैं। अब इस तरह होता है कि एक दिन जो पास वाला कबीला है वो इनके साथ किसी किस्म का तनाज़ा कर लेता है। अब जंग को रोकने के लिए या जंग को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं, माफिया को एक लड़की देते हैं और एक लड़का देते हैं। अब रूल ये है कि जो लड़की उन्होंने दी है वो इस दूसरे कबीले के जिसके साथ इन्होंने लड़ाई की थी या लड़ाई करने का इरादा किया था उनमें से किसी की बीवी बन जाएगी, और लड़का जो है उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा, उसकी कुर्बानी दी जाएगी। लेकिन कुर्बानी अभी नहीं बल्कि कुछ टाइम बाद दी जाएगी। अब ये जो बच्चा इन्होंने दिया है उसका नाम है इकिमुफूना, और इकिमुफूना जो है वो अब 3 साल तक रहता है। अब वो 3 साल तक किसके घर में रहता है? ओकोंको के घर में रहता है। इसी घर में एक और लड़का रहता है जिसका नाम नुवोए है। नुवोए ओकोंको का अपना बेटा है और उसका बड़ा बेटा है। लेकिन अब जो ओकोंको है उसको ये नुवोए पसंद नहीं है, क्योंकि नुवोए जो है वो अपने दादा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे दिल का मालिक है, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल का मालिक है, लड़ाई वगैरह पसंद नहीं करता। इसी दौरान ओरेकल जो है वो बुलाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को तो कत्ल करना है। अब सारे जो लोग हैं उनमें एक ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है और लोग जाते हैं इस इकुमुफुना को कत्ल करने जंगल में। अब ओकोंको जो है वो अब ये समझता है कि कहीं लोग मुझे नरम दिल वाले या कमज़ोर ना समझ लें, तो वो भी जाता है और वो कहता है कि मैं भी इस लड़के को तुम लोगों के साथ सेक्रीफाइस करने में तुम लोग की हेल्प करूँगा। अब वो इसलिए करता है क्योंकि जो कबीले के बड़े लोग थे उन्होंने उसको ये बात करने के लिए कहा होता है। इसकी वजह से नोए बहुत ज़्यादा खफा होता है, क्योंकि वो लड़का जो है इनके साथ 3 साल तक रहता है तो ये उसका तकरीबन बस एक भाई हो जाता है। अब ओकोंको भी इस बात से बहुत ज़्यादा खफा होता है, उसको बहुत ज़्यादा झटका लगता है, लेकिन वो अपने जो कबीले है उसमें राज करना बरकरार रखता है। वो पुरानी तरह नवोए से मायूस होता है, लेकिन उसको अपनी बेटी जिसका नाम एजेन्मा है उससे बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और ये जो इसकी बेटी है ये इसकी दूसरी बीवी इक्विफी से होती है। अब इक्विफी के 10 बच्चे होते हैं, लेकिन एजेन्मा उनमें बच जाती है, बाकी सारे जो है वो मर जाते हैं। इक्विफी को अपनी ये वाली बेटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। एजिम्मा ज़्यादातर बीमार रहती है, तो इक्विफी को हमेशा ये डर रहता है कि कहीं एजिम्मा भी बाकी बच्चों की तरह मर ना जाए। अब एक रात इस तरह होता है, ओरेकल वो अब एजिम्मा को ले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि किसी अर्थ के गॉडेस के सामने वो उसको पेश करेंगे। तो इसी में ये जो इक्विफी है ये भी उनका पीछा करती है, वो उनके पीछे डरते डरते जाती है। और उसके अलावा जो ओकोंको है वो भी अपनी बेटी के लिए वहाँ पे पहुँचता है ताकि कोई उनको नुकसान ना पहुँचा सके, यानी उसकी जो बेटी है उसको कोई तकलीफ़ ना पहुँच जाए, क्योंकि एक ही बेटी होती है और वो भी ज़्यादातर बीमार रहती है। तो वो इक्विफी के लिए और अपनी बेटी के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। बाद में इस तरह होता है कि अब किसी एक बूढ़े आदमी का, यानी इसी कबीले के एक बूढ़े आदमी का जनाजा हो रहा है, और उसी जनाजे में कुछ भगदड़ किस्म की मचती है, और उसी में ओकोंको अपनी गन चलाता है और गन चलाने के साथ ही एक बच्चे को वो कत्ल कर देता है। अब इसी में जो उमोफिया की कानून है उसके मुताबिक अब उसको सज़ा दी जानी है। सज़ा ये दी जाती है कि ओकोंको और उसकी फैमिली को 7 साल के लिए
उस उमूफिया से निकाल दिया जाता है। वो कहता है कि इंसान अपनी तकदीर को अपने हाथ में पकड़ लेता है या अपनी तकदीर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये जो दो बातें होती हैं, इससे वो इस बात को अपने दिल में गलत समझने लगता है कि इंसान अपनी तकदीर को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। कभी कभार ऐसा कुछ होता है कि इंसान अपनी तकदीर के सामने घुटने टेक देता है और जो तकदीर कहती है वो ये फैसला मान लेता है। अब ये सारी चीज़ें ओकोंको को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, क्योंकि अब उसे दोबारा से नए सिरे से शुरू करना होगा। लेकिन इसमें अब उसके साथ उसके जितने भी नौजवान साथी थे वो नहीं थे। ये सारा काम इसे अब अकेले करना था। जब ओकोंको को निकाल दिया जाता है तो वो अपनी फैमिली को लेकर जाता है अपने माँ के गांव, यानी माँ के आबाई इलाके जाता है जिसका नाम मबेंटो है। वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो उसकी माँ की जो फैमिली है वो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तकबाल करती है, उनको बहुत सखावत से ट्रीट करती है। अब उनकी जो मदर की फैमिली है उनका हेड होता है अचेंडो, जो कि ओकोंको का अंकल है। ये अचेंडो जो है ये बहुत ज़्यादा सखी और एक अक्लमंद बूढ़ा इंसान है। अब जब ओकोंको को निकाला गया है तो यहाँ पे अब एक वाइट मैन यानी एक अंग्रेज़ आता है, उमोफिया भी आता है और मोबेंटो भी आता है। फिर उससे पहले आते हैं मिशनरीज़ आते हैं और वो कुछ रिलीजन के बारे में लोगों को बताते हैं और वो लोगों को ये बताते हैं कि आप लोग पागल हैं। अब वो क्या करते हैं, लोगों को कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। जिन लोगों का तबका कम है वो ज़्यादा अपने रिलीजन को छोड़कर जो क्रिश्चियनिटी है उसकी तरफ जाते हैं, यानी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन क्या होता है कि अब वक्त के साथ साथ जो रिलीजन है वो अब पावर पकड़ता है, वो जो उन्होंने मोमेंट चलाई होती है वो अब बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसी में नवॉय जो है वो भी एक कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो भी अपना रिलीजन छोड़ के उन इंग्लिश के रिलीजन पर आ जाता है। जब ये बात ओकोंको को पता चलती है कि नवॉय ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है, वो भी नवॉय की बातों से, तो वह नवॉय को मारता है और नवॉय घर छोड़ देता है। ओकोंको वापस जाता है इमोफिया और वहाँ पे देखता है कि जितने भी लोग हैं, उनका जितना भी कबीला है वो सारा चेंज हो गया है और लोग जितने भी हैं वो उनमें से ज़्यादातर क्रिश्चियन हो गए हैं। और अब वो जितनी भी पुरानी रिवायात है या जितनी भी ट्रेडिशनल उनके काम है वो सारे उन्होंने छोड़ दिए हैं, यानी उन्होंने अपनी सकाफत जो है वो तकरीबन ख़त्म कर दी है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे जितने भी लोग थे अब उन सारों को इंग्लिश जो है वो लीड करते हैं, यानी इंग्लिश उन पर हुकूमत कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी लोग हैं अब उनके पास ये इख्तियार ख़त्म हो गया है कि वो अपने फ़ैसले कर सके, यानी जितने भी अब मामलात हैं वो सारे अब इन अंग्रेज़ों के हाथ में हो गए। इवन जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उसके पास भी जो इख्तियार थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब वो भी क्या है, वो भी इन अंग्रेज़ों का ग़ुलाम है। रिलीजियस गैदरिंग होती है, उसमें कुछ एक हड़बड़ी सी मच जाती है और हड़बड़ी इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक तनाज़े में बदल जाती है। अब इसी में जो अमोफिया के लोग हैं वो अब इस बात का फ़ैसला करते हैं कि अब अमोफिया में कोई भी चर्च नहीं रहेगा। वो उसकी जो बिल्डिंग है वो तोड़ फोड़ देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वो लीडर को बुलाता है, जो उस कबीले का लीडर होता है, और उनमें ओकोंको भी होता है। और वो उससे कहते हैं कि आप लोग आ जाए और हम एक पीसफुल मीटिंग करते हैं। लीडर वहाँ पे पहुँच जाता है और उसको पकड़ा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। और इतना मारा पीटा जाता है कि जब तक वो जो कबीले के लोग हैं वो एक भारी रकम अदा ना कर दे। जब वो उस आदमी को छोड़ते हैं तो अब सारे जो कबीले वाले हैं वो एक मीटिंग डिसाइड करते हैं कि या तो वो लड़ेंगे, मतलब लड़के अपने लिए जीत हासिल करेंगे, या इसकी कोशिश करेंगे कि इनवाइट लोगों को वो हरा सके। अब ओकोंको चाहता है कि वो जंग करे। इस मीटिंग के दौरान जो कोर्ट के मैसेंजर्स हैं वो आते हैं और वो ये हुक्म देते हैं कि आप लोगों ने जितनी भी गैदरिंग की है इस गैदरिंग को ख़त्म कर दे, ये गैदरिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। अब ये जो मीटिंग है ये अमोफिया का एक किस्म का हर्ट है, यहाँ पे सारे फैसले होते हैं और जितनी भी अहम मामलात हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेमोक्रेटिकली सब कुछ सॉल्व किया जाता है। तो ये वो लास्ट वाली चीज़ थी जो उमोफिया की इंडिपेंडेंस थी। तो इसको भी अगर छीन लिया जाए तो उमोफिया जो है वो बिल्कुल ही एक स्लेव क्लैन बन जाता है। अब इसी में ओकोंको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मैसेंजर को कत्ल कर देता है। अब बाकी जो कोर्ट के मैसेंजर्स हैं वो तो भाग जाते हैं, क्योंकि
बाकी जो लोग हैं वो उनको पकड़ने में नाकाम रहते हैं या वो उनको पकड़ते ही नहीं हैं। अब कॉन्गो को पता चलता है कि ये लोग लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि लड़ाई का फैसला जो है वो सिर्फ मेरा है। कॉन्गो को ये बात पता है कि जितने भी लोग हैं अब ये उसका साथ नहीं देंगे और अपने कबीले की खातिर के कबीले को और ज़्यादा तकलीफ़ ना हो या और ज़्यादा लोगों को उससे तकलीफ़ ना हो, और दूसरी तरफ किसी एक वाइट आदमी के कानून के नीचे मरने की बजाय वो ये फैसला करता है कि वो ख़ुद को खुद ही कत्ल करेगा। और इस वजह से भी कि उसको और ज़्यादा तशद्दुद और जुल्म और जबर बर्बरियत से ना मारा जाए, तो वो घर जाता है और घर जाकर ख़ुद को फांसी पर लटका देता है और ख़ुदकशी कर लेता है, यानी अपनी जान ले लेता है। तो दोस्तों, थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।